जब मैं पहुंचा उससे पहले मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि मेरा एक हमेशा मेरे लिए एक वीकनेस रही है कि मैं इंग्लिश में बात लोगों से कैसे करूँगा। और मैं इस माहौल से बहुत ही अनजान हूँ, और मैं जिनके साथ जा रहा था वो सभी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, और मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि मैं सब लोगों के सामने इवन वहाँ पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूँगा। हम लोग इन लिटरल वे, मैं काम वाली जो हम कहते हैं जो बाई होती है, मैं उनका बेटा हूँ जी। मेरे मम्मी ने घर के काम किए, हर लोगों के घर पे झाड़ू पोछे किए हैं। मेरी मॉम ने सुपर मार्केट में सैनिटरी पैड्स बेचे हैं, घर पे पर्स बेचे हैं। मेरे पापा ने नारियल पानी बेचे हैं, शिंग चने बेचे हैं बियर बार में, और ये सब मैंने देखा है। ईशान और जानवी का नाम ले रहे थे, तो उनके लाइफ के वो जो प्रिविलेज रहे हैं, हमें क्या लगता है कि क्या उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इट मीन्स कि उनकी लाइफ सॉर्टेड। दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों में ऐसे बन गया जिनके लिए 8-9 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और वो अर्न किया हमने उसके लिए पैसे थोड़ी भरे। कोई पैसे दे के ये सारी चीज़ें खरीद नहीं सकता, तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मैं नीरज सर के पैर छू रहा था, अभी ऐसा लग रहा है बड़ी इमोशनल हो जाती है। हाँ। अभी ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत की थी हम लोग ये दुनिया देख पाए यार, हम लोग दुनिया देख पाए। हम लोग बिज़नेस क्लास में बैठे हैं, बहुत बड़ी बात होती है बिज़नेस क्लास में बैठना, फर्स्ट क्लास में बैठना, बहुत ही, जहाँ पे फ्लाइट में बैठने के सपने थे, फ्लाइट देख के खुश होते थे। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. My guest today has just come back from a fantastic event, भी बोलना नहीं चाहिए उसको, and made us very very proud. Talking about the man who won Hearts at Cannes Film Festival with Homebound and has come straight back to chat with me. I'm very excited. The very talented Vishal Jitwa. Thank you for doing this. Thank you so much for the lovely introduction. Thank you so much. अभी उतर के आए हो मेरे यहाँ। अभी आ ही रहा हूँ। आ ही रहा हूँ वहाँ से। वहाँ का जो क्रेजीनेस था, वहाँ का जो एडुलेशन था, वहाँ का जो अपलॉज था, वो रह जाता है ना आपके साथ थोड़े टाइम के लिए। तो वो सेटल इन हुआ है, और अब उस मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब करोगे? नहीं हुआ है एक्चुअली, नहीं हुआ है। अभी भी याद है जब रेड कारपेट पे चल रहा था, मैं अपनी फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे इतने सारे बॉलीवुड के, इंडिया के दिग्गज लोगों के साथ, मेरे कंटेम्प्रेरी एक्टर्स के साथ, और फिर वो 9 मिनट्स का स्टैंडिंग ओवेशन, अपने आप को बड़े पर्दे पे कैन में देखना, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना। मेरी मॉम, जानवी की फैमिली, ईशान के मॉम, सब लोग वहाँ पे थे। तो वो जो मोमेंट मैं लेके आया हूँ, जो मैं एनर्जी लेके आया हूँ, वो अभी भी मेरे अंदर है। और अभी भी बात करते वक्त मैं वहाँ पे चले गया हूँ बात करते करते, बिकॉज वन इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था, और मैं वहाँ पे जब था तो पूरी तरीके से उसे जी रहा था। लाइक इट वॉज लाइक आई वॉज लिविंग माई ड्रीम देयर, एंड नॉट ओनली माई ड्रीम, एक्चुअली ये मेरे सपने से ज़्यादा दूसरे लोगों का सपना था। मेरे लाइफ में हमेशा ऐसा हुआ, जैसे शाहरुख खान सर कहते हैं हमेशा कि वो ब्लेसिंग से बने हुए स्टार है, मुझे लगता है मैं ब्लेसिंग से बना हुआ एक्टर हूँ, और मुझे जो भी चीज़ें मिल रही है सब लोगों के प्यार से मिल रही है। बहुत लोगों ने मेरे लिए सपने देखे थे, ये मेरा सपना नहीं है। लोग मेरे लिए सपना देखते हैं, आई वॉन्ट टू सी यू इन इंटरनेशनल फिल्म, या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया कि तू फिल्म एक्टर बने, तू लीड कैरेक्टर्स करे। ये सब मेरा सपना नहीं था, मुझे बस बहुत शैलो सा सपना था मेरा जब मैंने शुरू किया कि मुझे थोड़ा पॉपुलर होना है। ये एक जब एक्टर बनने से पहले होता है, तो मेरी इच्छा ही इतनी थी, बट ये जितना चाहा मैंने उससे ज़्यादा मिला। तो लोगों ने, जिन्होंने मेरे लिए सपने देखे, उनके पूरे हो रहे हैं, मैं सिर्फ शायद जरिया बन रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे। इतनी खूबसूरत बात कह दी आपने। आपकी जर्नी के बारे में बात करने से पहले ना, मुझे आपको दोबारा उस रेड कार्पेट पे लेके जाना है जहाँ आप कॉन्फिडेंटली पोज कर रहे थे आपके फैबुलस कपड़ों में। बहुत प्यार मिला आपको सोशल मीडिया पे, लोग मतलब बोल रहे थे यार अमेजिंग, लेकिन उसके पीछे जो चलता है आपके लिए वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग तो हुआ होगा। ये दुनिया अलग थी, जैसे कि आप कहते रहे, वहाँ पे भी आप आउटसाइडर तो थे, आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे, सब आउटसाइडर्स को। तो वो कहानी जाननी है मुझे। मैं एक्चुअली, आपने ये जो बात कही उससे मैं भी थोड़ा पीछे आके आपको बताता हूँ। मैं बहुत डरा हुआ था जब मैं पहुँचा, उससे पहले मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि मेरा एक हमेशा मेरे लिए एक वीकनेस रही है कि मैं इंग्लिश में बात लोगों से कैसे करूँगा, और मैं इस माहौल से बहुत ही अनजान हूँ, और मैं जिनके साथ जा रहा था वो सभी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे,
और मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि मैं सब लोगों के सामने इवन वहाँ पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूँगा। बट और ये इस हद तक बढ़ गया था, ये आई थिंक मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैंने कहा भी नहीं था, मैंने अपने फ़ोन में लिखा है ये, जब मुझे ये फ़ील हो रहा था। एक दिन मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था और मैं बहुत ही लो फील कर रहा था कैन जाने से पहले। इतना प्रेशराइजिंग था मेरे लिए कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कैन नहीं जाना है, मैं मना कर दूंगा। और मैंने ये लिख लिया और मुझे उस समय ज़रा भी डर नहीं लगा कि मैं क्या खोने वाला हूँ या मुझे क्या नहीं मिलेगा। खोने से ज़्यादा मुझे क्या नहीं मिलेगा, मुझे उसकी परवाह नहीं थी। और इसके बाद मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात की और मुझे काउंसलिंग मिली और मुझ में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और मैं जब वहाँ पे गया तो कोई तो एनर्जी के साथ मैं ड्राइव हो रहा था और मुझे पता नहीं है। सो आई वॉज वेयरिंग माई कॉन्फिडेंस बिफोर वेयरिंग माई अटायर, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसीलिए जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं बिना किसी चीज़ की परवाह किए मैं मज़ा कर रहा था, मुझे जीना था। मुझे पता चला कि मेरे पास लूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज मेरी एक इशू रहा है हमेशा, द मोर एंड मोर आई यूज़ टू अचीव एंड मोर आई यूज़ टू फील अंडर कॉन्फिडेंट। ये मुझे हमेशा एक डर सताने लगा, क्योंकि मुझे खोने का डर होता है। मैंने ये चैट जीपीटी से पूछ लिया था कि ये क्यों हो रहा है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं ज़्यादा अचीव कर रहा हूँ तो अब मैं मिस्टेक नहीं कर सकता, तो मैं बहुत ही डरता था। मैं आपको कैसे प्रेजेंट करूँ, हर जगह पे कैसे रहूँ। तो वो मैंने एक बार हटाने की कोशिश की और मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क किया और मैं मज़े कर रहा था, मैं बहुत खुश था। कपड़े पे आते हैं एका लखानी जिन्होंने मुझे हर एक लुक के लिए स्टाइल किया, जब वो ऑन बोर्ड थे तो मुझे टेंशन ही चला गया। मुझे पता चला कि ये जो शॉर्टलिस्ट करके चीज़ें लाएंगे वो बेस्ट ही होगी। और जो मैंने लुक, जो मेरा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है जो लुक, वो गोल्डन शोल्डर वाला, वो लुक एक्चुअली रेड कारपेट के लिए था ही नहीं, वो हमारा लुक ही एक्चुअली था स्क्रीनिंग डे के लिए। बट वी थॉट आफ्टर क्लिकिंग पिक्चर्स, आफ्टर वेयरिंग इट, वी फेल्ट के ये रेड कारपेट लुक है। और जो यहाँ पे हमने चिड़िया थी वो, और उसका हमारे फिल्म के साथ भी कुछ रिलेशन है। जो फिल्म देखेंगे तब लोगों को पता चलेगा वो बर्ड्स क्या साइन दे रहे हैं। और ये पूरा आउटफिट हमारा डिज़ाइन किया था कौशिक वेलेंद्र ने, और वो आउटफिट ने कुछ ऐसा वर्क किया कि ये आई थिंक मेरा कैन डेब्यू नहीं था, मेरा फैशन इंडस्ट्री में एक डेब्यू बन गया। अब मुझे इतना प्रेशर हो रहा है कि हर बार लोग मुझ पे देखेंगे कि ये क्या पहनने वाला है। पर विशाल, प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि लाइक आई सेड, सबसे बेस्ट तो आपका कॉन्फिडेंस लगता है आपको, है अब हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपने कहीं पे कहा भी था लाइक ड्यूरिंग द प्रेस कि मैं हमेशा खुद को मिसफिट ही समझता हूँ इस दुनिया में। एंड ऑफ कोर्स यू नो बोथ जानवी या निशान और इनकी ग्रूमिंग जिस तरह से हुई है, इंडस्ट्री के किड्स है, उसका भी आपको, मुझे पता है, एक तो चलता है ना कि क्या मैं Am I going to live up to my own expectations? क्या कैसे मैं करूँ? मैं एक्चुअली मानता था, वहाँ पे जाके मैं मान गया कि मैं यहाँ पे बैठने के लायक हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ। और ये मैं सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा था, ये मैंने इसके पीछे पूरी जर्नी देखी थी। और वो जर्नी को फेस करके, ब्रेक करके, खुद को समझा के और अपने फियर्स को फेस करके मैंने ये समझा कि मैं डिज़र्विंग हूँ। मुझे ये जगह तक पहुँचाने के लिए बहुत लोगों ने मदद की, क्योंकि मैं कभी नहीं मानता था। मुझे हम्बल रहने में और अंडर कॉन्फिडेंट होने के बीच का कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आया। मैं हमेशा मानने लगा कि यार मैं तो काफ़ी लेस हूँ, मैं सबसे लेस हूँ, क्योंकि मैं बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाता। इट मीन्स के अरे यार लोग मुझे इंटेलेक्चुअल नहीं समझेंगे या मेरी बात का दम नहीं है। नहीं, बट और मैं ये आज बात क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपना रोना धोना लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। मुझे ये, मैंने अपनी बहन से बात शेयर की थी कि मैं ये सब स्ट्रगल स्टोरीज़ नहीं बताने वाला हूँ दीदी, ये सब किसी को नहीं सुनना है और कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि तुझे ऐसा लगता है कि लोगों को नहीं सुनना है और तू पर्सनल लेवल पे मत बता, पर तू जब बताएगा ना तो देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुझे देख के ऐसा सोचेगा कि अरे यार ये तो हम में से एक है, ये हम में से वहाँ पहुँच सकता है तो हम क्यों नहीं। तो मुझे अब ये लोगों को ये ट्रस्ट दिलाना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना काम करो और आप पहुंच जाओगे। और मुझे ये रियलाइज़ धीरे 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 बहुत समय के बाद हुआ। और आई होप कि ये कुछ समय तक आके चला ना जाए, आई होप कि ये लाइफ लॉन्ग रहे
और मैं ऐसे कंफर्टेबल होके सबके साथ अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। तो वहाँ पे जाके मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी से कम हूँ, और ऐसा मानना बहुत ही घटिया और बेकार थॉट है। ये जो भी लोग सोचते हैं उसको हटाना चाहिए। सो वंडरफुल, सच में। बट आपकी बहन बहुत ही समझदार है कि उन्होंने आपको कहा, क्योंकि मैं मानती हूँ इस बात को कि हर किसी की कहानी से प्रेरणा मिलती है। थोड़ा और कान की बातें करते हैं। वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हुई, आपके बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे वायरल हो रहे थे। आपने कहा इंग्लिश की बातें, जब आप हिंदी में भी समझा रहे थे बहुत सारी चीज़ें, लोग ये अप्रिशिएट कर रहे थे कि क्लैरिटी ऑफ थॉट देखो, ये वो। और फिर बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस हुई, प्रिविलेज के बारे में बातें चल रही थी, क्योंकि आपकी पूरी जो फिल्म है उसका एक रेकरिंग जो थीम बोलना गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स हैं फिल्म में, एक ही नहीं है। एक लेयर उनमें से प्रिविलेज का भी था कि किस परिस्थितियों से वो निकल के वो कहाँ आता है। क्या आपको लगता है दिस इज लाइक अ फुल सर्कल फॉर यू कि ये फिल्म जो आप हिस्सा बने, इट फील्स लाइक दैट, क्योंकि आपने भी अपना कुछ स्ट्रगल देखा है, अलग होगा। फुल सर्कल कैसे कहूँ, आई थिंक हाँ, आई थिंक ये चीज़ ज़रूर है कि जिस जगह से चंदन आता है, मैं भी समवेयर एक समय पे लाइफ में ऐसी जगह पे था। मैं भी मैं लोअर मिडिल क्लास से भी, अब मैं अगर अच्छे और सच्चे वर्ड में कहूँ तो हम लोग पुअर फैमिली से ही आते थे। हम लोग पुअर फैमिली से थे। अगर मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली वहाँ पे कॉन्फिडेंट भी इसीलिए था क्योंकि जाते वक्त मेरी बहन ने मुझे एक और बात कही थी, तो इतना टेंशन मत ले, क्योंकि हम लोग इन लिटरल वे, मैं काम वाली जो हम कहते हैं जो बाई होती है, मैं उनका बेटा हूँ। मेरे मम्मी ने घर के काम किए, हर लोगों के घर पे झाड़ू पोछे किए हैं। मेरी मॉम ने सुपर मार्केट में सैनिटरी पैड्स बेचे हैं, घर पे पर्स बेचे हैं। मेरे पापा ने नारियल पानी बेचे हैं, शिंगचने बेचे हैं बियर बार में, और ये सब मैंने देखा है। तो मैं इस चीज़ को समवेयर इसलिए रिलेट कर पाया। अब नहीं क्योंकि अब मेरी लाइफ उससे ज़रा आगे बढ़ गई है, बट ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे यूज़ कर पाया। और प्रिविलेज इतनी बड़ी चीज़ होती है, ये मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था, मुझे कभी भी नहीं पता था। ऑल्सो प्रिविलेज जब होता है, हमें लगता है कि प्रिविलेज इट्स ओनली पॉजिटिव वर्ड ही है, इससे आपको सिर्फ फ़ायदा होता है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जब आपके पास प्रिविलेज होता है, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है आपके पास। जब आप अभी ईशान और जानवी का नाम ले रहे थे, तो उनके लाइफ के वो जो प्रिविलेज रहे हैं, हमें क्या लगता है कि क्या उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इट मीन्स कि उनकी लाइफ सॉर्टेड है? ज़रा भी नहीं। उन्हें इक्वली हार्ड वर्क करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बेटे हैं, जो बहुत बड़े एक्टर्स के बेटे हैं, बेटियां हैं, बट क्या वो लोग उतना वर्क कर पाए? आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट पब्लिक का एक्सेप्टेंस क्या है, लोग किन्हें एक्सेप्ट करते हैं। तो सिर्फ प्रिविलेज होने से कुछ नहीं होता, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, विच इज़ फाइन। अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिलेगी, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा, ये फ़र्क है। बट मैं इस बात को एज कंप्लेन नहीं, एज अ फैक्ट कहना चाहता हूँ। और यही सिनेरियो है, इसी के अंदर जब आप आगे बढ़ते हो तब जाके लोग आपके साथ फ़ोटो खींचते हैं। एक्टिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट लिमिटेड टू एक्टिंग। आपको क्या लगता है कि सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस आने से आप अच्छे एक्टर या सक्सेसफुल होते हो? ज़रा भी नहीं। अच्छा एक्टर अगर घर पे बैठा है, क्या किस काम का है? किसी काम का नहीं है। तो उस जगह पे पहुंचने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। और हमें नहीं पता है, हमें ऐसा लगता है कि उनके प्रॉब्लम्स हमसे अलग है, डजंट मीन उनके प्रॉब्लम कम है। बिल्कुल। तो मैं प्रिविलेज के लिए ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार लोग, मैं इस बात को कहता हूँ तो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि दिस इज़ कंप्लेनिंग, बट दिस इज़ नॉट, क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ दिस इज़ कंप्लेनिंग। कल उठ के मेरा जब बेटा होगा तो उसे जेठवा सरनेम के साथ जो मिलेगा, फ़ायदा और नुकसान दोनों उसे झेलना पड़ेगा। तो इस प्रिविलेज का फ़ायदा नुकसान दोनों है। बिल्कुल। नहीं, फेयर इनफ। मुझे लगता है आपने ये भी कहा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि उन जानवी को भी ट्रोलिंग तो हो रही थी आपके कॉन्वर्सेशंस में, तो आप एंड आई कुड सी कि आपके दोनों के बीच में एक बहुत प्यारा सा बॉन्ड था। आप दोनों ने फोटोज भी डाले थे। आपके, मुझे पता आपके किरदार भी होम बाउंड में उनका एक है, कनेक्शन है। क्या कभी कभी जब आप दोस्त बन जाते हैं या आप किरदार प्ले करते हैं, तो डू यू स्टार्ट फीलिंग प्रोटेक्टिव अबाउट दैट पर्सन एज वेल, यू नो? या एक्चुअली हम दोनों, हम तीनों एक्चुअली
हम तीनों ही एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबल और ऐसे हो गए कि हम अपनी इनसिक्योरिटी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। मैंने काफ़ी बातें अपनी जानवी को बताई, जानवी ने काफ़ी बातें मुझे अपनी बताई। ईशान के साथ इनफैक्ट फर्स्ट मीटिंग में हमारा प्लान्ड कॉन्वर्जेसन था कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ अगर अच्छी फ्रेंडशिप रखनी है तो सिर्फ खुशियों की बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में झांकना पड़ेगा। और हम दोनों का फर्स्ट प्रोसेस ही ये था फिल्म के लिए। नीरज सर ने कहा था कि आप दोनों मिलो, एक दूसरे के साथ बात करो और जानो, तब जाके आपकी फ्रेंडशिप दिखेगी। और हमने जाना तो अब ऐसा हो गया है कि अगर मुझे कुछ इशू है अपने पर्सनल लाइफ में तो मैं उसे कॉल करके पूछ सकता हूँ। और मैं कर रहा था, जैसे मैंने कहा कि मुझे कैन जाने से पहले बड़ी घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे बात करूँगा, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूँगा इन शॉर्ट। तो मैं उसके पास गया और हम लोग मिले, हमने बात की। मैंने नीरज सर से कॉल पे बात की, जानवी ने मुझे कॉल किया था, हमने बात की। मैंने उसे बताया कि मैं ये सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ। तो ये एक चीज़ें हो गई। और इवन इंटरव्यूज़ में जब आप देखेंगे बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ चीज़ें समझ नहीं पाया तो जानवी मुझे कह रही है इसका मतलब ये है। ऑल्सो और भी हाँ जी, उसको लेके अनफॉर्चुनेटली ये हो गया, दे वर सेइंग दैट शी इज बीइंग रूड एंड अरे हाँ, ये आजकल मैं बड़ा पढ़ रहा हूँ, मैंने वीडियोस देखा। मुझे एक वीडियो याद है। यस एक्चुअली ऐसा ज़रा भी नहीं है। इनफैक्ट उसी समय पे ईशान मुझे हेल्प कर रहा था क्योंकि वो क्वेश्चन में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे लैंग्वेज इशू ये भी है कि वहाँ पे लोग फ्रेंच में बात करते हैं, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश और इंग्लिश में भी कैसे बात करनी है मैं समझ नहीं पा रहा था। तो ईशान ने आंसर देना शुरू किया। आई थॉट कि टिल द टाइम आई टॉक टू जानवी एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग मी। तो हम दोनों वो बात कर रहे थे और लोगों को ऐसा लगा कि हम doing your own thing। या बट ऐसा ज़रा भी नहीं है। इनफैक्ट मैं ईशान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उसको थैंकफुल हूँ क्योंकि उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, दोनों से ही। आई होप वो लोग भी मेरे लिए ऐसा सोचते होंगे, बट मैं ज़रूरी दो भाई एक ही प्याली से चाय पी रहे थे, उससे ज़्यादा और क्या दोस्ती हो सकती है कि नहीं? जी जी, मैंने सब देखा, मैंने सब ऑब्जर्व किया। आपने सब कुछ देखा, आपका होमवर्क बहुत अच्छा है। बट आप कह रहे थे, यू नो, सॉरी मैंने आपको टोका बीच में, आपने वो टॉपिक निकाला इसलिए मैंने बस बोल दिया कि यस नहीं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ये क्लैरिटी आ गई इस वीडियो के जरिए। तो हम सब एक दूसरे के लिए बड़े प्रोटेक्टिव हो गए और एक दूसरे की बात जानते, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आई एम ग्लैड कि इस फिल्म के साथ मुझे ये दोनों एज अ फ्रेंड गिफ्ट मिले हैं। तो चलिए बात करते हैं वो 8-9 मिनट की। यस है ना ओवेशन? यस ऐसा तो कोई एक्टर और आपके टीम से एक इंसान नहीं था जिसके आंखों में मैंने आंसू नहीं देखा है उस वीडियो में। तो बताइए, प्रेजेंट करना, फाइनली एक फिल्म को लेके जाके वहाँ खड़े रहना, सबको बताना कि देखिए। और मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि दिस ईयर अनसर्टेन रिगार्ड में दिस इज द ओनली इंडियन फिल्म दैट वाज देयर इन कंपटीशन। वही मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें अर्न करनी पड़ती है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। और इन सब के पीछे अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहूँगा, सबसे बड़ी क्रेडिट है नीरज सर। ओके, उन्होंने इस फिल्म के साथ बहुत समय बिताया है, उन्हें फिल्म का इन एंड आउट पता है, वो हर एक किरदार को हमने जो परफॉर्म किया है उससे ज़्यादा जानते हैं। तो इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नीरज सर है। उसके बाद वहाँ बात आती है कि हमने एक फ़िल्म की जिसे 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला और वो इतनी ग्रेटफुल फीलिंग थी, इतनी प्राइड की बात थी, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं पूरे इंडिया के लिए, कि कोई इंडियन फिल्म वहाँ पे गई है जिसे 9 मिनट तक लोग, जो वहाँ के लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे लैंग्वेज, बट सबटाइटल पढ़ के वो अंडरस्टैंड कर रहे थे और वो एग्जैक्टली फील कर पा रहे थे जो मैं और शोएब, आई मीन चंदन और शोएब फील कर रहे हैं, सुधा फील कर रही है। हम हमारे जर्नी के साथ चल रहे थे। इवन उसमें अगर कुछ जोक्स है तो वो भी अंडरस्टैंड कर रहे थे। और वो उस मोमेंट पर कुछ ऐसे सीन्स थे जिससे हमारा दिल भर आया। और फिर जैसे ही वो ख़त्म हो रहा था, लोग पूरे थिएटर में आपकी फ़िल्म देख के आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ लॉन्ग हमारे पास रहेगा। मैं उन दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों में से बन गया जिनके लिए 8-9 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला और वो अर्न किया हमने उसके लिए पैसे थोड़ी भरे, कोई पैसे दे के ये सारी चीज़ें खरीद नहीं सकता। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मैं नीरज सर के पैर छू रहा था, मुझे पैर छूने थे नीरज सर के। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, ये मेरे अंदर है, ये मुझे पता नहीं ये प्रैक्टिकली कैसा साउंड करता है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मुझे भी बिलीव नहीं है, बट मेरा फीलिंग था ऐसा।
मैं करण सर को गले लगे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नीरज सर थैंक यू सर, थैंक यू। मैं, जानवी, ईशान, हम सब गले लगकर रो रहे हैं, क्योंकि ये रो रहे थे हम, बट हम लोग एक्चुअली सेलिब्रेट भी कर रहे थे इस चीज़ को, वो आउट ऑफ हैप्पीनेस था। हम लोग रो रहे थे, हम एक दूसरे को गले लगकर सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने ये कर दिखाया। वो यस, और वो जो मोमेंट था उसे कहते हैं कि मैं करियर के सबसे पीक पर था। वो और रेड कारपेट, जो 9 मिनट थे, वो टॉप थे करियर के। और ये पूरा डेब्यू हमें इतने सारे लोगों के साथ कर पाया। ऐसा नहीं था कि मैं अकेला चला गया, मतलब मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ लोग थे, और सभी लोग जो क्राफ्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। मैंने देखा वो हग, हाँ वो कैसे प्यार से आपको बुलाया नीरज ने, जानवी ने। आई थिंक बहुत प्यारा सा मोमेंट इसलिए था क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब सही आर्टिस्ट कोलैबोरेट करते हैं तो कुछ बढ़िया ही बनता है। बिकॉज जानवी और ईशान हैव हैड हिस्ट्री। वो बेचारी जब अपना ड्रेस लेके ऊपर चल रही थी, आपने तो आके देखा होगा ये सब, बहुत डिस्कशन हो रहा था कि उसको उठाया, ड्रेस को उठाना चाहिए था, देयर इज अ कोल्ड वाइब एंड स्टफ लाइक दैट। पर आप उनके साथ थे। जब आप लोग ये सब चीज़ें देखते हो, क्योंकि आप लोगों का नज़र है वहाँ बहुत अलग है, आप लोग यू आर सोकिंग इन। पर छोटे छोटे जो क्लिप्स वायरल हो रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पे लग रहा है कि मैं समझ रहा हूँ क्या था या वहाँ पे कूल था। अगेन लाइक आई सेड, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेक्टेड तो फील होता होगा कि यार क्या चल रहा है, हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या सोच रहे लोग। हाँ, कुछ नहीं, ये सब बातें बन जाती है। ऐसा कुछ है नहीं। मैंने ईशान जानवी को काम करते हुए देखा है, और वो बहुत ही कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के वेल विशर है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और वहाँ पे मुझे पता है, मैं उसका वो क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, ट्रेल में पकड़ के चल रहा था। एक तो मुझे आ भी नहीं रहा था कि कैसे पकड़ना, बट मैं उसकी बस मदद कर रहा था ऐसे पकड़ के। और जानवी जब ऊपर चढ़ रही थी तो ईशान हाथ दे रहा था, बट वो अपने कपड़े होल्ड करके खड़ी थी, इसलिए उसने हाथ नहीं दिया होगा, क्योंकि वो इतनी समझदार है, वो ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ ज़रा भी नहीं कर सकती, उतना मैं उसे जान पाया हूँ। बिल्कुल। और आई एम श्योर कोई भी इसके बारे में इस तरीके से नहीं सोच रहा है, बट लोगों का मन है, उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, वो लिए जा रहे हैं जी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोलना ज़रूरी है, ये एक नज़रिया था, लेकिन दूसरा जो नज़रिया था, उन्होंने बहुत प्यार दिया आपको। कहे थे ये बहुत पहले होना चाहिए था विशाल के साथ। आपकी जर्नी तो बहुत ही बहुत रही है। छोटा सा आपने एक किस्सा सुनाया अभी, मतलब वन ऑफ द थिंग कि आप कहाँ से आते हो और किस तरह से आपकी माँ दूसरे घर में काम करती थी और किस तरह से आपके पापा काम करते थे और वो माहौल कैसा था। वो मम्मी कितनी ज़्यादा खुश और प्राउड होगी कि उसके बेटे ने उनको कान के रेड कार्पेट पे लेके गया। आई थॉट दैट वाज, इट इज़ अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आवर मदर्स आर एवरीथिंग टू अस। तो मैंने जब वो देखा, मेरे लिए आई एम जस्ट लाइक only happiness for the both of you. Yes. बात करें मम्मी के लिए बहुत इमोशनल कैसा हुआ होगा? हाँ. आपको तो वहाँ पे खाना भी खिला रही थी, थैंकफुली थेपला खिला रही थी। Because vegetarian मैं नहीं खा सकता वहाँ पे वो चीज़ वाला पास्ता पूरे दिन, और रिजॉर्टो में पूरे चीज़ से भरा हुआ रिजॉर्टो में नहीं खा सकता। और कितनी पिज़्ज़ा खाएंगे हम लोग वहाँ पे। मुझे इंडियन फूड की याद आ रही थी, और मम्मी अच्छा हुआ ये सारी चीज़ें लेके आई। वैसे भी गुजराती फैमिली जहाँ भी जाती है, थेपला, खाखरा, फाफड़ा, ये सब लेके जाती है, ये पैक होता ही है। हाँ, तो आपने जो सवाल पूछा मैं समझा। एक्चुअली सच बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है ऐसे मोमेंट पे हमें अपनी फैमिली को साथ में लेके जाना ज़रूरी है। बिकॉज मुझे वो दिन याद है जब हाथ पकड़ के मेरी मम्मी मुझे ऑडिशन के हर एक जगह पे लेके जाती थी। मुझे याद है अंधेरी में हम जब फर्स्ट टाइम आए थे, हाथ पकड़ के ऑटो में, ट्रेन में, बस में हम लोग धक्के खा कर हम लोग जा रहे थे ऑडिशन पर। तो अगर हाथ पकड़ के वो मेरा ऑडिशन पे लेके जा सकती है, और आज जब मुझे सक्सेस मिल रहा है, तो मैं किसका हाथ पकड़ूं? सिर्फ अपने उन लोगों का जिनके साथ मैं 1-2 साल से कनेक्टेड हूँ। क्यों? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर डिज़र्विंग कोई है तो मेरी मम्मी थी। और मुझे पता है ये लाइन बड़ी घिसी पिटी लगेगी और बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी। इट्स फाइन, मुझे उससे कोई अब कोई मुझे उससे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं बहुत प्राउड था ये कैन में जाना और ये सब मटीरियलिस्टिक चीज़ एक जगह
पोजीशन एक जगह, और उससे भी अगर बढ़कर कोई चीज़ थी तो मेरे लिए ये थी कि मैं अपनी मम्मी के साथ चला गया वहाँ पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में वो डिज़र्व करती है। उनके इंटेंशन जितने प्योर है मेरे लिए उतने ज़िंदगी में किसी के नहीं हो सकते, और मैं ये मानता हूँ, और मैं उन्हें ज़िंदा भगवान मानता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे और वो हंसती रहे। थ्रू आउट द ट्रिप हमको हमेशा ग्रेटफुल फील हो रहा था। अब ये स्टोरी ऐसी हो गई है कि यार हर जगह यही बातें हो रही है कि अरे 0 से यहाँ तक पहुँच गया, या अब अच्छा उसने ये क्रैक करके दिखाया, वो क्रैक करके दिखाया, बट मुझे फीलिंग ही ये आती है क्योंकि मुझे पता है मैं -100 से मैंने शुरू किया था, और मैं अगर आज 10 तक भी पहुँच पाया हूँ तो कितना बड़ा जर्नी रहा है मेरा। तो हर बार मुझे ग्रेटफुल फील होता है, हर बार मुझे थैंकफुल फील होता है। मैं हर एक लोगों को थैंक यू मैसेज भेजता हूँ, मैं बहुत बिलीव करता हूँ थैंक यू और सॉरीज में। मम्मी वहाँ पे हम लोग डिज्नीलैंड गए थे, मम्मी वहाँ पे रोने लगी कि अभी ऐसा लग रहा है बड़ी इमोशनल हो जाती है। हाँ। अभी ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत की थी हम लोग ये दुनिया देख पाए यार, हम लोग दुनिया देख पाए, हम लोग बिज़नेस क्लास में बैठे हैं। बहुत बड़ी बात होती है बिज़नेस क्लास में बैठना, फर्स्ट क्लास में बैठना, बहुत ही, जहाँ पे फ्लाइट में बैठने के सपने थे, फ्लाइट देख के खुश होते थे, एयरपोर्ट जाने का सपना था, एयरपोर्ट पे जाके फ्लाइट ढूंढ रहे हैं हम लोग, और वहाँ से अगर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो हर मोमेंट पे ही ग्रेटफुल फील होता है। भगवान को पूरे दिन थैंक यू बोलते रहते हैं हम लोग तो ये एक हमारी जर्नी है, और बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं इन दिनों, बहुत खुशी एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस जर्नी को, मज़ा आ रहा है बहुत। मुझे लगता है आपकी जीत में हम सबकी जीत है, ऐसा लगता है। अरे है ना, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू। जैसा मैंने कहा कि आई थिंक आपको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है लोगों को। यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट Are you crying or what? Yeah, I'm just a little emotional when you said that. अरे यार आप भी थोड़ा बहुत, आपको देख के मुझे भी थोड़ा बहुत रोना है। It's okay, it's fine. नहीं, it's okay, but I'm glad आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हो। Thank you. बिल्कुल, like I said, हमारे लिए हमारी मम्मी एंड मदर का रोल इज सो इम्पोर्टेंट। Yes. और मुझे लगता है कि आपने जो बात कही, मुझे लगता है हर कोई यही चाहेगा कि एक दिन ना हम अपने मम्मी के सपने पूरे कर सकें, स्पेशली यू नो समवन लाइक योर मदर हु सच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन योर लाइफ। जब आपने अपने पिताजी को खोया, आपको अचानक से बड़ा होना पड़ा आपकी ज़िंदगी में ना, सडनली यू आर लाइक आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर। और आई थिंक आप तो काफ़ी टाइम से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करें। जब आर्थिक स्थिति वो नहीं होता है जो दूसरे की होता है, तो यू नो देर इज़, आई नो यू वुड वांट टू स्टेप अप कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, लेकिन वो ग्रीफ बहुत अलग होता है, क्योंकि आपको बड़ा भी होना पड़ता है पर अपने यू नो अपने पिताजी का जो लॉस है उससे भी गुजरना पड़ता है। चाहती हूँ कि लोगों को ये समझ में आए कि कैसे आपने वो वक्त को संभाला। इफ यू डोंट माइंड टॉकिंग। नहीं, मैं बड़ा खुल के इन दिनों हर एक चीज़ ऑनेस्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम फाइन अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछें। मुझे वो मोमेंट याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि ऐसा हुआ, और वो मुझे 4-5 सेकंड वो भी याद है जब मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करके एक्सेप्ट करना पड़ा, डिनायल में। हम डिनायल में होते हैं ना, जैसे हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं कि ऐसा हो गया है, हम मान नहीं पाते कि मेरे पापा नहीं रहे, तो वो एक बड़ा ही झटका लगता था। उसके बाद एक्चुअली मेरी मॉम ने हमें संभाला, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ गई तब मैं 13 साल का था, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। 2-3 साल हमने पढ़ाई की, उसके बाद मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाई। मैं बहुत अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ता था। माफ़ करना ये कहना वो स्कूल के लिए अच्छी बात नहीं है, बट जो एक सो कॉल्ड बहुत अच्छी बड़ी स्कूल होती है जहाँ पे हर एक तरीके का एजुकेशन मिलता है आपको, फैसिलिटीज़ होती है, कुछ भी नहीं। तो हमारे स्कूल में ऐसी में स्कूल में पढ़ाई नहीं की मैंने। फिर मैंने 3-4 साल पढ़ाई जो कंप्लीट की, अपनी बीकॉम तक मैंने कंप्लीट किया था कुछ साल, बट 15-16 साल से मैंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं एज ए बैकग्राउंड डांसर काम करता था। ओके, मैंने ये शौक में किया था, तब मैं इसको मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, मैं बड़ा हार्ड वर्क कर रहा था।
अब जाके जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मेरा नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं था। मैं जो जी रहा था उस एज में, लोग एक्चुअली घूमते हैं, मस्ती करते हैं, दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ जाते हैं, चिल करते हैं। और आज मैं सोचता हूँ जब कोई कॉलेज वाला कोई लड़का चल रहा है तो मैं उसे देख के कुछ रिलेट ही नहीं कर पाता। आज भी अगर मैं कहीं पे हॉलीडे पर जाऊँ तो मुझे पहले तो थोड़ा गिल्टी फील होता है। 3 दिन तक 2 दिन तक, बाप रे मैं 2-3 दिन तक घूम रहा हूँ, यार ये गलत है। तो मैं काम करने की इतनी आदत पड़ गई है कि हार्डवर्क ही नहीं लग रहा है। कोई मुझे कहता है विशाल आप बहुत ही हार्डवर्किंग हो, आई फील के अरे मैंने क्या हार्डवर्क किया है। तो मुझे एक मैम है, उनका नाम है कोशी मिस, वो उन्होंने मुझे समझाया क्योंकि तूने पूरे लाइफ हार्डवर्क ही किया है, तुझे पता ही नहीं है कि हार्डवर्क ना होना क्या होता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। बट काम के अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है और आपकी पर्सनल लाइफ भी है। तो मैंने ज़िंदगी भर काम ही किया, इसीलिए मैं सबसे बेस्ट इसी में ही बन गया। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा मौका मिले। बट अब मैं सबसे मेन अर्निंग मेंबर हूँ मेरे घर का जी। ओके, तो मुझे हर एक चीज़ें संभालनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ एक और ऐड करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि आर यू सिलेक्टिव, आप चूज़ करते हो काम को। मैं चूज़ करता हूँ, पर मुझे चूज़ करने का जब प्रिविलेज हो तब। बिल्कुल। अगर मैं 1-2 फिल्में करूँ तो मैं कुछ महीनों तक अपना गुजारा कर सकता हूँ, पर मेरे बैंक में करोड़ों रुपए नहीं पड़े। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स में बैठ के हर एक चीज़ चूज़ नहीं कर सकता, और ये टफ टाइम होता है आपका। तो मैं चूज़ वो करता हूँ जब मैं कर पाता हूँ, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपका एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। बहुत। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ धीरे धीरे मेरे सर पे आ गई और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। तो ऐसी चलती है लाइफ। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये बोलता हूँ लोगों को, क्योंकि हर एक लोग जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं, हर एक एक्टर, क्योंकि मैक्सिमम एक्टर्स ये है बिल्कुल, जो अपने गांव से आते हैं या जो अलग अलग जगह से आते हैं मुंबई में, और बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें बताने से हम यार छोटे हो जाएंगे यार, हाँ, और हम फिट नहीं हो पाएंगे यार, लोगों को नहीं सुनना है, कूल नहीं होगा, तो वो अंदर ही अंदर दब जाते हैं। अगर कोई 3-4 लोग बहुत अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, तो वो धीरे धीरे दोस्तों से पैसे लेके भी ऐसे कपड़े पहनेंगे। इमेज, आई नो कि वो उनको करना पड़ता होगा और वो इशू है, बट इट्स हो गया। अगर नहीं पहना तो भी चलेगा, सिर्फ साफ सुथरे कपड़े पहन के जाओ, अच्छे लगो, प्रेजेंटेबल लगो, अच्छे से बात करना सीखो, अपने क्राफ्ट पे काम करो। थिंक दिस इज़ इनफ। स्लो है, स्लो ही करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बट बेटर है कि आप बहुत सारे लोन ले लो और ये सब करो सिर्फ दिखावे के लिए। इसीलिए आप इतने वाइज हो। मैं कह रही थी आपको मिलते ही yes. कि मुझे लगता है कि बाकी छोड़ दो, जिस तरह से आपका जो नज़रिया है ज़िंदगी की तरफ, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए, सीखना बाकी है, मुझे लगता है। थैंक यू, दिल से थैंक यू। एंड काम तो आपका बढ़िया है ही। मुझे मैं यू नो मैं व्हाइल आई वाज डूइंग रिसर्च एंड स्टफ आल्सो, मैं उस टाइम पे जा रही थी जब आपने शुरुआत की थी महाराणा प्रताप जी के टाइम में, और जिस तरह से आपको चीज़ें करनी पड़ी होगी उस टाइम में, यू नो आपको वो मेहनत तो ऑन स्क्रीन दिखता है, मैं उसके पीछे जो चीज़ें सीखनी हुई होगी या करनी पड़ी होगी, मस्ट बी वेरी टफ। तो मुझे उसके बारे में जानना है, क्योंकि उस समय पे भी यू नो एवरीबडी वाज लाइक कि वाह ये एक्टर अमेजिंग है, एंड यू वर सो यंग इवन देन। यस, उसके बारे में बात करें। हाँ ज़रूर। मैं उस समय पे एक्टर लगता ही नहीं था, मैं आपको एक पेशेंट लगता हूँ। अगर उस समय पे मुझे एक मैम थे एक मैम है जिनका नाम है जेनेट मैम, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था और उनको मुझ में अकबर दिख रहा था। अगर मैं आज उनके जगह पे होता तो मैं अपने आप को कभी कास्ट ना करता, क्योंकि मैं वैसा दिखता ही नहीं था कि कोई मुझे इस रोल के लिए कास्ट कर सके। बट मुझे एक ही चीज़ मुझे पता थी मुझे करना है। मैं चला गया सेट पे कपड़े पहना है, बोले अरे यार ये तो इतना स्किनी लग रहा है कि ये अकबर लग ही नहीं रहा है। और मुझे अंदर सब और डबल ट्रिपल कपड़े पहना है, पैडिंग
पूरा मुझे अंदर सब पहना के खड़ा किया, तब जाके मैं ठीक ठाक प्रेजेंटेबल लग पाया। उस समय पे भी मेरे लिए बहुत ही अलग चीज़ थी। मुझे ऐसी चीज़ दे दी थी, मतलब पूरा समंदर दे दिया था तैरने के लिए, और मुझे पानी से डर लगता था, मतलब ऐसी बात हो गई थी। और उसी के साथ शूटिंग आवर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, वो नॉर्मल नहीं था, वो बड़ा टफ टाइम था हमारे लिए। हम दिन रात काम करते थे, सच कहूँ तो, क्योंकि टेलीविज़न में एक चीज़ है, आपको टेलीकास्ट एवरीडे देना है। और हमारा शो इतना पॉपुलर था, लोग इतना प्यार करते थे महाराणा प्रताप इस शो को, कि एवरीडे टेलीकास्ट में कभी कभी महा एपिसोड आते थे तो हम ज़्यादा काम करते थे। इंजरी इतनी ज़्यादा हुई, मैं घोड़े से गिर गया, घोड़ा चलाना नहीं आता, घोड़े पे बैठा दिया, घोड़ा भाग रहा है, मैं गिर गया, और मेरे बम पे ऐसा ज़ोर से लगा, 2-2, 3-3 महीने तक मुझे वो पेन पता चल रहा है। और मेरे होठ पे लगा था, मेरा होठ फट गया, मेरे आँखों के यहाँ पे, मुझे आँखों के नीचे तलवार लगी है। और एक बार मुझे कुछ ऐसा लग गया था कि मेरा दांत टूट गया। तो ऐसी सारी चीज़ें हमने देखी है। और मैं इतना प्रो नहीं था, लाइनें भूल जाता था, डर जाता था, मैं बहुत घबरा जाता था, मैं सेट पर बहुत डरता था, और उसी की वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था, एक डायलॉग नहीं बोल पाता था किसी दिन। और उर्दू में लाइंस बोलने थे, टफ लाइंस, आपको घोड़े पे बैठना है, पूरे डायलॉग बोलने हैं, और पूरा दिन फाइट सीक्वेंस करनी है धूप में। तो मुझे डायरेक्टर्स की गालियाँ भी बहुत पड़ती थी। तो मेंटली भी बहुत एग्जॉस्टिंग, फिजिकली भी, और परफॉर्म भी करना है। तो इन माहौल से निकला मैं, इन माहौल में काम कर के 9-10 महीने इसमें एवरीडे काम कर के मैं निकला, तब जाके ये वाइस हो गया मैं। एंड आई एम ग्लैड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जर्नी कि मैंने ये किया और कर पाया, और तभी गिव अप नहीं किया मैंने। और मैं उस समय पे गिव अप करता तो कुछ नहीं हो पाता, कुछ भी हो ही नहीं पाता। तो वही है, वहीं पे मुझे एक और चीज़, हमारे एक सर थे, उन्होंने मुझे बताई थी, फेलियर आपको, या तो आपको फेलियर की आदत पड़ जाती है, या फेल होते रहते हो, या तो आप फेलियर से डर के गिव अप कर देते हो। आई थिंक फेलियर की आदत पड़ जाना इज स्टिल फाइन, वो अच्छी चीज़ है। आप ठीक है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाएगा एक बार के लिए। फेल होने के बाद भी गिव अप तो मत करो, फेलियर से आप ज़्यादा सीखते हो देन सक्सेस। तो बहुत सही बात की आपने ये। ऑफ कोर्स एक ये चीज़ हो जाती है, जब आप टेलीविज़न से शुरुआत करते हो, और जिस समय पे आपने किया था उसमें तो ये डिवाइड था कि टेलीविज़न एक्टर है और मूवी स्टार्स है। और मैं बहुत सारे टेलीविज़न एक्टर से बात करती तो ये बताता था कि ये बड़ा अजीब सा एक डिवाइड होता है। जब तुम फिल्में करने की कोशिश करते हो, वो बोलता है आप बहुत दिखते हो, आपको देखा गया है, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक अजीब सा एक अनदेखा सा एक लाइन बन जाता है दोनों के बीच में। फिर उसको तोड़ना पड़ता है, और फिर आपको ये बताना पड़ता है कि मुझे वही टाइप के किरदार नहीं करने पड़ते। तो मुझे उसके बारे में जानना है ना, क्या आपने वो डिवाइड फेस किया था? आपने कैसे तोड़ा? बहुत सारे एक्टर्स जो आएंगे उनको लगेगा कि इसको कैसे तोड़े, ये मिल गया तो इसके आगे कैसे बढ़े। मैं मानता हूँ कि एक्टर को एक्टर की नज़र से देखना चाहिए, ना कि टेलीविज़न एक्टर, फिल्म एक्टर, थिएटर एक्टर। बिल्कुल, हर एक मीडियम की रिक्वायरमेंट अलग है, और जब आप एक मीडियम में बहुत सालों तक काम करते हैं, जैसे टेलीविज़न में आप 8-9 साल 10 साल काम करेंगे, तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज बन जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीविज़न एक्टर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा घूम नहीं सकते, आपके क्लोज पे काम हो रहा है, तो वो आपके बॉडी में बस जाता है। बट एज एन एक्टर आपका ये जॉब है कि आप अपने आप को कैसे ब्रेक करके मोल्डेबल बना सके, कि जो मीडियम है वहाँ पे जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, जो डायरेक्टर बोल रहे हैं, वो आप कैसे परफॉर्म करके दे सके। ये एक्टर्स के साइड का हो गया। अब मैं फिल्मी दुनिया वालों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ ये पहचानना है कि इज़ ही अ गुड एक्टर और ही इज़ नॉट। अगर वो अच्छा एक्टर है तो आपको कास्ट करना चाहिए, अगर आपके रोल में फिट हो रहा है, आपके बाकी सारे क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, तो आपको उन्हें कास्ट करना चाहिए। ये पहले तो दिमाग से इस थॉट को निकाल के सोचना चाहिए, इस थॉट को ही निकालना है कि टीवी एक्टर, वो बहुत सारे टीवी एक्टर्स हैं। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं टीवी से फिल्मों में कुछ कर पाया, और एक और बार मैं इस चीज़ का लोगों को इंस्पिरेशन दे सकता हूँ कि अगर मैं कुछ चेंज छोटा सा भी चेंज कर पाया, तो बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं। तो मुझे ये डिवाइड मुझे एक्चुअली फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा एक्टर रहा था जो डायरेक्टर की बात सुन के समझ जाता था। तो मेरा सेंस ऑटोमेटिकली एक भगवान ने दिया हुआ है, वो मुझे सेंस ऑटोमेटिकली समझ में आता था। मुझे ब्रेक करना पड़ा, बट फिर भी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा रही है। हर एक किरदार को लेके मैं ऑटोमेटिकली थोड़ी बात समझ के मैं तुरंत
समझ जाता हूँ, मुझे उसको वर्ड्स में बताना पता नहीं चलता, बट मैं समझ जाता हूँ काम को। मुझे याद है मर्दानी के वक्त, मुझे हमारा कॉन्वर्सेशन अभी भी याद है, आपने कहा था किस तरह से डिस्टर्बिंग था वो कैरेक्टर आपके लिए कि आप एक अजीब से डार्क फेज में चले गए थे। आपको डायरेक्टर और बाकी सब ने उसमें से निकालने की कोशिश की थी, उस तरह की शिद्दत से आपने काम की थी, तो उसके बारे में बात करना है मुझे आपके साथ। मैं पता नहीं आपको याद हुआ होगा, आपने तब बात की थी उस डार्क फेज हमने की होगी, यस। तो वो एक ऐसे माहौल में मैं चले गया था कि मुझे अगर हमारे वर्कशॉप ट्रेनर कहते हैं कि ये रात है, तो मैं मानता था ये रात है। आप बोलोगे ये दिन है, ओके दिन है, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं टीवी एक्टर हूँ और मेरी एक टाइप की परफॉर्मेंस होगी और इन्हें ज़्यादा पता है, वो मुझे सिखाएंगे, मैं सीख लूँगा। तो कैरेक्टर में इन करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स मिले, हर एक तरीके से वर्कशॉप मिले, तो मैं इन कर पाया। फिर बाहर जाने वक्त किसी को कुछ नहीं पता था कि अब इससे निकलना कैसे है, तो मेरे अंदर वो एक उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी बस गई और मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा था, मैं ऑफ बिहेव कर रहा था थोड़ा सा। और मैं जब अपने कपड़े पहनता था तो मुझे कुछ समय के लिए कंफर्टेबल नहीं लगता था, क्योंकि मैंने उस किरदार के कपड़े पहनना शुरू किया था। मैं इवन शूट शुरू होने से 1 महीने, आई थिंक 1-1.5 महीना हुआ होगा, तब से मैंने अपने किरदार के कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था। तो मैं उसी कपड़े में रहता था, तो उस तरीके की मेरे पास एक बॉडी लैंग्वेज मिलती थी। तो उसे बाहर कैसे निकलना है मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने उस प्रोसेस के बारे में बताया नहीं था कि आप क्या करो, कि आप छोड़ दो, अब भूल जाओ इसको, ये हो गया, ये तो एक किरदार था। ऐसा इतना भी अगर मुझे किसी ने बताया होता तो वो ओके हो जाता मैं, बट उन्होंने जो बात कही थी अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग भी, वो मुझे बड़ा घाव कर गई थी। और फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ऐसे डिप्रेशन में ही चला गया, ऐसा नहीं कह सकता मैं, बट थोड़ा अफेक्ट कर जाता है। उसकी कुछ चीज़ें आपके पास रह जाती है, आपके उस किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू, उस समय पे आपने जो विजुअल लाए हैं अपने दिमाग में, जो थोड़े डिस्टर्बिंग है, थोड़े डार्क है, वो आपके अंदर रह जाते हैं और कभी कभी किसी इंटरवल पे आपको वो याद आने लगता है। बेस्ट थिंग है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम बिताएं, गाने सुने, वो चीज़ करें जो आप एक्टर बनने से पहले करते थे, सिंपल। पर आपकी भी रही है, जैसे हम सबकी होती है एक मेंटल हेल्थ जर्नी, या आप भी गुजर चुके हो जी, आपके खुद के इश्यूज़ के साथ, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ, और खुद को आपने ये एक्सेप्ट करवाया। कितना ज़रूरी होता है थेरेपी लेके समझना। आप क्या कहना चाहेंगे आपके इस जर्नी से, आपने कैसे गुजरे, कैसे आपको ऐसे भी लोग दिखे और फिर आगे आपने कैसे संभाला? हाँ, मैं कहूँगा कि मेंटल हेल्थ इशू को बड़ा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। जैसे फीवर होता है, जैसे और बाकी बीमारियाँ होती है, वैसे ही मेंटल हेल्थ होती है। आपके लाइफ में फेज़ आता है, मेरे लाइफ में भी एक आया, एक नहीं एक्चुअली 2 बार आया जी। और मैं दोनों बार सिर्फ थेरेपी ही नहीं, मैं थेरेपी से मैं भी डर रहा था। उससे पहले स्टेप इन करने से पहले मुझे बड़ा टेंशन था कि एक बार मैं गया, इट मीन्स मैं वहाँ पे हूँ और अब मैं फंस जाऊँगा और वो कंटिन्यूस चलेगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं बड़ा डर रहा था, बट मुझे जाके पता चला कि ये खुद पे हार्श होने से ज़्यादा बेटर है कि अगर आपको लगता है कि अब मुश्किल हो रहा है, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको सपोर्ट लेना चाहिए। और मैंने लिया, मैं एक्चुअली मैंने मेडिसिन भी ली है, तो मुझे मेडिसिन भी लेनी पड़ी, एक बार नहीं, एक कुछ 5-6 महीने 7 महीने तक, और उसके बाद वापस गैप आया, वापस मुझे ये सारी चीज़ें फील होने लगी और वापस मैंने मेडिसिन ली। और मुझे लगा नॉर्मलाइज होना चाहिए और इस पे बात करके ही हो सकता है, ओपनली बात करके ही हो सकती है ये सारी चीज़ें। और पर एक बात ज़रूर है, जब आप इस जर्नी से गुज़रते हैं तो आप एक एकदम चेंज्ड पर्सन होते हो। आप इससे एक बार निकलो, आपको अपने बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती है जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं की है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी इसमें अगर कोई पर्सन होते हैं आपके साथ, तो आपकी फैमिली होती है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो आपको बाहर निकालते हैं। और आपको मौका भी मिला है कि आप काफ़ी ऐसे दिग्गज लोगों के साथ काम करें, रानी मुखर्जी, काजोल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आपने काम किया है। आपके इन ऐसे कोस्टार्स से आपने क्या सीखे? और टाइगर 3 वाला एक्सपीरियंस भी पूछना ज़रूरी है आपसे। कहाँ से शुरू करूँ, आप बताइए।
लेट्स स्टार्ट विद मर्दानी 2 एंड मर्दानी 2, फिर जाके सलाम वेंकी पे चलते मैं आपको हर एक के बारे में किन से क्या सीखा, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने हर एक फिल्म में हर एक एक्टर्स के साथ क्या सीखा। रानी मैम से मैंने सीखा प्रोफेशनलिज्म, टाइम पे आना, सेट पे रहना, अपना काम एकदम डेडिकेशन से सीखना करना। और ये मैंने देखा स्विच ऑन स्विच ऑफ मैम बहुत मक्खन की तरह कर सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप पहले मस्ती मजाक कर रहे हो, बात कर रहे हो, और वो इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आपके सीन को जब डिलीवर करना होता है तब फटाक से अपने कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं। रानी मैम के साथ ये सीखने मिला, उनको देखा नज़दीक से। काजोल मैम बहुत ही हम्बल नेचर, बहुत ही सिंपल सॉफ्ट, और मुझे तो बहुत प्यार करते हैं काजोल मैम। मुझे बहुत हमेशा उन्होंने मेरी तारीफ़ की है और उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया। मैंने एक बार मुझे मौका मिला तो मैं एज अ फ़ैन बन के मैंने सोचा पूछ लेता हूँ मैम को, मैम आपको पता होता है क्या आप कितने बड़े स्टार हो, क्या आपको भी ये पता होता है कि सिर्फ बाहरी हमको ही पता है? तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, विशाल मुझे पता तो होता है पर हम उसको अपने अंदर तक टच नहीं करने देते, वरना फिर लाइफ ऐसी ही हो जाएगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत सीखने मिली, क्योंकि मैं उनके साथ जब काम कर रहा था या इवन नॉर्मली भी हम कहीं भी जाते, काजोल मैम की बड़ी फ़ोटो लगी है, कोई थिएटर में जा रहे हैं वहाँ पे लेजेंडरी एक्टर्स सुपरस्टार्स के फ़ोटो, वहाँ पे काजोल मैम है, तो वो वहाँ पे सीखने मिला। सलमान सर से काम करके मैं तो डर गया था तो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ उसी सेट पे, मैंने यशराज के उसी सेट पे मैंने पूरी फिल्म कंप्लीट की, मर्दानी 2, कोई फंबल नहीं। सलमान सर के आने से पहले मेरे कुछ लाइन्स हुए, कोई फंबल नहीं, बराबर कर रहा हूँ मैं। सलमान सर को जैसे ही देखा डायलॉग ही नहीं बोल पा रहा हूँ कुछ मैं इतना पूरा सुबह से मैं याद कर रहा हूँ लाइनें, कभी ऐसा नहीं होता। सलमान सर को देख के मैं डायलॉग ही नहीं बोल रहा हूँ, और वो उनका ऑरा भी बहुत है, ऐसे स्लोली लेस के सर ऑन सेट, ये वो सब गार्ड्स आ जाएंगे देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कुछ आया, मज़ा भी आता है, बहुत ऐसा देखने मिलता है, ये सब उनका कॉन्ट्रास्ट के साथ चल रहे हैं, ये सब हो रहा है और आप देखते हो और डायलॉग भूल जाते हो डायलॉग याद नहीं, डायलॉग छोड़ो, सलमान सर को देखो बस। तो ये मज़ा आया था सर के साथ। आमिर सर जैसा मुझे बनने की इच्छा है, मतलब उन्होंने जिस तरीके के किरदार किए, अलग अलग रोल किए, मुझे ऐसा लगता है मैं अगर मौका मिलेगा लाइफ में उस जगह पे पहुंचूंगा कि मैं उनके तरीके से काम करना चाहूँगा। आमिर खान सर मुझे बहुत पसंद है और वो भी बड़ा प्यार भी करते हैं मुझे, वो बहुत तारीफ़ करते हैं। इवन तो जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता किसी इंटरव्यू में, तब भी उन्होंने काफ़ी बार मेरे बारे में बात की है, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है और वैलिडेशन लगता है। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे ना, तो मैंने हमेशा ज़्यादातर मेरे लाइफ में फीमेल्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरा फर्स्ट टेलीविज़न का बड़ा ब्रेक जेनेट मैम, फीमेल कास्टिंग डायरेक्टर जी, मर्दानी शानू शर्मा मैम, ओके, रानी मैम, काजोल मैम, इवन यहाँ पर जब मेरा फैशन डेब्यू हुआ एक अलखानी, मेरे मॉम के साथ मैं रहा हूँ, मेरी बहनों के साथ मैं रहा हूँ। हमारे लाइफ में फादर फिगर, मतलब ऐसे मेल फिगर थोड़े कम रहे, बट मैंने ये देखा कि हर बार मैं औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, मतलब फीमेल्स के साथ मेरा बड़ा एनर्जी बहुत सही रहता। इतना सब कुछ होने के बाद आप सक्सेस को कैसे तोलते हो? फिर आपके लिए वो क्या मायने रखता है, वो क्या मतलब होता है उसका? मैं गोल सेट नहीं करता, मैं किसी टारगेट के लिए काम नहीं करता। मुझे बड़ा रेस्टलेस फील होता है जब मैं किसी टारगेट पे काम करता हूँ, तो मुझे पसंद नहीं है। अब मेरा गोल कुछ भी नहीं है, मैं अपने सक्सेस को अपनी खुशियों से ही तोलता हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन और अच्छा फील होता है। मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए। कौन सी लग्जरी लाइफ? मटीरियलिस्टिक नहीं, मटीरियल चाहिए बट उसके लिए मैं जीता नहीं हूँ, ये मेरा कहना है। मटीरियल पसंद है, मुझे भी बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे भी बड़ा घर चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट वो नहीं मिला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर मैं सुबह उठूँ, अपने समय से स्लो मॉर्निंग, मम्मी के साथ चाय पीना, मेरे भाई की मजाक उड़ाना, मेरी गर्लफ्रेंड की टांग खिंचाई करना, दीदी मुझे सुबह डांटेंगी, मेरी क्लास लेगी, शाम को कहीं पे कुछ बाहर खाना जाना है तो खाना जाना। ये लाइफ मुझे सक्सेसफुल लगती है। मुझे बहुत सक्सेस और सेटिस्फेक्शन और शांति लगती है इस जगह पे।
मुझे नहीं फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा अगर मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें नहीं, मुझे काम करना है, मुझे पैसे उतने कमाने हैं जितने मेरे को मेरी इच्छा है, मतलब कि मैं जिससे मैं एक्चुअली इच्छा नहीं, मैं कहूँ तो मुझे पैसे इतने कमाने हैं जिससे मेरी लाइफ कंफर्टेबल रह सके। डजेंट मीन मैं ग्रोथ नहीं चाहता, बिल्कुल मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं हमेशा ग्रो करूँगा और मैं करते रहूँगा और मैं फाइटर हूँ और मैं फाइट करूँगा। और मैंने देख लिया अपने आप को, जाना अपने आप को, तो मैं लड़ते तो रहता हूँ, होता है मुझसे नहीं होता है, रोता हूँ, सब कुछ होता है, बट मैं लड़ने की कोशिश तो करता हूँ। बट मैं सिर्फ इन सारी चीज़ों के लिए नहीं जीता, मेरी प्रोफेशनल लाइफ से बड़ी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी पर्सनल लाइफ है। आपने बोला भाई से लड़ाई, गर्लफ्रेंड की टांग खिंचाई और अपनी बहनों से बातें, इन सब का रिएक्शन कैसा था आपको कान में देख के? और आपके बहुत खुश। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप वैसे इंसान हो जो आप अपने गर्लफ्रेंड को बहुत सिक्योर रखोगे, क्योंकि इस फील्ड में आप एक्टर हो, जब अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, राइट? करेक्ट। मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती है, मैं अपने आप को, मैं डरता था रिलेशनशिप में आने से पहले कि मैं शायद लॉयल नहीं रह पाऊँगा। मुझे डर था क्योंकि मैं बहुत सालों तक रिलेशनशिप में था ही नहीं, कभी मुझे पता ही नहीं था कि एक कमिटमेंट में रहना क्या होता, तो मैं बहुत घबराता था। उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार मैं तो बहुत लॉयल हूँ। आप इंडस्ट्री में रहते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं, बट मैं कभी इस चीज़ों में पड़ा ही नहीं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इस वे में मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही सिक्योर है, उसे कोई टेंशन नहीं है। और बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इमोशनली भी वो कभी हर्ट ना हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली जब आप किसी पार्टनर की बात करते हो, रिस्पेक्ट। आपको किसी भी बात को इस तरीके से नहीं कहना है जो डिसरिस्पेक्टफुल हो। जी बिल्कुल। और आपने अगर कभी गलती से कह भी दी तो आपको तुरंत रियलाइज़ होना चाहिए और आप उसमें माफ़ी मांग लें। जी। तो इस तरीके से लोगों के इमोशन को भी हम सिक्योर करके रख सकते हैं। एक ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप की। और ये आई थिंक रिलेशनशिप के लिए आपको इसकी थेरेपी लेने से कुछ नहीं होता। आप अगर अच्छे इंसान हो तो आप सबके साथ अच्छे रह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। इस रिलेशनशिप में ये बहुत अच्छा फादर है पर बहुत अच्छा सन नहीं है। मुझे लगता है आप अगर अच्छे इंसान हो तो आप सबके साथ एम्पैथाइज कर सकते हो, आप सबके साथ बात कर सकते हो और उसके दर्द को समझ सकते हो, तो आपकी किसी के साथ प्रॉब्लम होगी नहीं। सिंपल वे में, आपको ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप प्रोड्यूसर के साथ रिस्पेक्ट से बात करें, आप स्पॉट दादा से भी रिस्पेक्ट से बात करो। बिल्कुल। तो इसमें ये रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात आती ही नहीं है जब आप ऑलरेडी अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हो। सो वेल सेड। यस। और फैमिली का रिएक्शन भाई बहन गर्लफ्रेंड, हमारा लड़का तो कान पहुंच गया है। शुरुआत उससे की है, मुझे लगता है एंड भी उसी से करना चाहिए। सब लोग खुश है। अब मैं क्या बताऊं, सब अभी हमारे घर पे मम्मी तो बहुत रोती है। हाँ। हमको एक्चुअली विचार खुशी के मारे रोते देख के मजा आ रहा था। जी बिल्कुल। जानवी भी यही कह रही थी, हम लोग इतने खुश थे कि हम लोग सब मतलब पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि लोगों को रोते हुए देख के हम खुश हो रहे हैं। हाँ। तो मम्मी भी इमोशनल, भाई बहन सब लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है। सब लोग का मुझे देखने का नज़रिया ही बदल गया है। पर मैं ये चाहता नहीं हूँ कि वो लोग चेंज हो। मैं इनफैक्ट घर पे मैं ज़्यादा देसीपन करने की कोशिश करता हूँ ताकि कभी भी उन्हें ऐसा ना फील हो कि अरे बदल गया। तो हाँ बदल गया। तो मैं और ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रहूँ जो मैं पहले था। मतलब ये थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट लेने की कोशिश करता हूँ मैं, अपने आप को भी समझाते रहता हूँ। सब लोग बहुत खुश है, बहुत प्राउड है, बहुत खुश है। और मैं एक्चुअली सिर्फ फेस हूँ, मैं अकेला काम ही नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ मेरा फेस यूज़ हो रहा है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी मेरे साथ पीछे काम करने में बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये टोपी भी पहनी है तो मेरे भाई ने बताया हाँ अच्छा लग रहा है, ये पहन ले चलेगा। ये कपड़े अरे यार इसको प्रेस करना है, क्या करेंगे, फटाफट निकले। तो वो छोटी छोटी चीज़ों में वो लोग मदद करते हैं। तो इसीलिए मैं सच में बिलीव करता हूँ इस चीज़ को कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो उन्होंने सपोर्ट कर करके यहाँ तक पहुँचाया है। सो ब्यूटीफुल, सो वेल। तो चलिए लास्ट सवाल है आपसे। हाँ। एक तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि और भी होम बाउंड के अलावा, मुझे पता है अगेन मैं बहुत सारे सवाल पूछ सकती थी होम बाउंड के, पर उन्होंने पहले कह दिया था कि ज़्यादा बेटर वी डोंट टॉक अबाउट इट ना।
So that is the reason why I didn't. I'm sure people will expect a little bit. That's the reason why I couldn't. I want to respect that. And but I मुझे जानना है उसके अलावा भी क्या चीज़ें आप जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप बात कर सकते हो या नहीं, मैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं. और मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा आपके पास विश लिस्ट नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा इच्छा तो रहता है कि ये डायरेक्टर से एक दिन काम करने का मौका मिला और ये एक्टर के साथ तो बड़ा मजा आएगा, तो उसके बारे में चलो मैनिफेस्ट करता हूँ मैं. मुझे एक्चुअली श्री 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 अमिताभ बच्चन सर के साथ काम करने की बहुत इच्छा है. वाह. और आई होप जल्द से जल्द वो पूरी हो. एक तो मुझे ये है, मैंने बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल शोज़ किए हैं, तो मेरी उसमें पकड़ काफ़ी अच्छी हो गई है, प्रैक्टिस बहुत हो गई है. तो मैं संजय लीला बंसाली सर के साथ काम करना चाहता हूँ. उनके सेट पे मैं अपने आप को इमेजिन कर पाता हूँ और मैं सोच पाता हूँ कि यहाँ पे मैं परफॉर्म कर पाऊँगा. आई बैडली वांट कि मैं संजय लीला बंसाली सर के साथ काम करूँ. प्लीज़ भगवान सुन लेना मेरी बात. हम कर रहे मैंने. ओके, तो ये तो हो गया. और आगे मैं क्या फिल्में कर रहा हूँ, ऑलरेडी कुछ फिल्म मैंने शूट कर ली है, वो रिलीज़ होगी. रिलीज़ एक्टर्स के हाथ में होता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है कब रिलीज़ हो रही है. और मैं शूट करने वाला था एक फ़िल्म जो कैन की वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ा, तो आई डोंट नो अब मैं उसे कब शूट करने वाला हूँ. बट इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही इट्स या बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा काम हुआ है उसमें. फैंटास्टिक. ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो एक्टर ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ. तो इसलिए ये हिचकिचाहट है जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ. बट आई हैड सच अ लवली टाइम नोइंग यू. थैंक यू कि आपने ये अलाउ किया कि आप हमें आपकी ज़िंदगी का एक ये स्टोरी सुनने का मौका मिला और आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिला. अरे वाह. हम आपके लिए हमेशा चीयर करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपको भी मज़ा आया. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. मैंने सब खुल के बताया है, ऑनेस्टली बताया. आई होप ये सारी चीज़ें वैसे पोर्ट्रे हो जैसे मैं कहना चाहता था. जी बिल्कुल. सुन लीजिए देखने वाले भी. थैंक यू वंस अगेन एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू सो मच. ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक यू. थैंक यू.